आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताइए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेट के लिए दिल से सॉरी। आकाश के बारे में सब कुछ घर वालों को बता देती है। आकाश की किडनैपिंग हो गई थी और ये हमारे घर में नकली आकाश है। ऐसा कहकर अनिका के पास में रखी हुई दूसरी चेयर पर बैठ जाती है ताकि सभी को ऐसा लगे जैसे कि अनिका कह रही थी। तभी सिद्धार्थ और नंदिनी एक साथ पूछ उठते हैं, मतलब तुम्हारी यादाश्त वापस आ चुकी है? अनिका बदले में सिर्फ हामी से अपनी गर्दन हिला देती है। अब सिद्धार्थ और नंदिनी खुशी से झूम उठते हैं। बाकी लोगों का भी यही कुछ ऐसा ही हाल था, उन दोनों जैसा। जहां घर में हंसी खुशी का माहौल से सब झूम रहे थे, वहीं श्रेया अपनी जगह से खड़े होकर आकाश की करीब जाकर खड़ी हो जाती है। वह उसकी हालत को देखकर काफी परेशान और उसे निहारने लग जाती है। फिर उसके हाथों को छूकर देखती है, धीरे धीरे उसके चेहरे को भी छूने लग जाती है। दूसरी ओर जब अनिका को राजलक्ष्मी और मयूर कहीं दिखाई नहीं देते, तब अनिका अपनी जगह पर बैठे ही कहती है, हमारे घर की डॉक्टर कहाँ हैं? उसे कहो कि घर में सबसे बड़ा मरीज का चेकअप करना है। अब नंदिनी जवाब देती है, तुम्हारे आने की एक खबर सुनकर मयूर उसे लेने हॉस्पिटल चला गया था। काफी देर हो चुकी है लेकिन दोनों पहुंचे नहीं हैं। प्रीति आगे आकर कहती है, अनिका दी, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने आकाश भैया का बेसिक चेकअप कर लिया है। अभी इमरजेंसी जैसी कोई चीज नहीं है। हम आराम से सुबह अस्पताल लेकर जा सकते हैं और रूटीन चेकअप कर सकते हैं। अनिका मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, अभी हमारे घर में एक नहीं बल्कि दो डॉक्टर हैं। तभी नंदिनी मुस्कुरा कर कहती है, जब अपने भाई की इतनी चिंता है तो खुद चेकअप क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम खुद ही भूल गई हो कि तुम अभी अभी बताया है कि तुम्हें सब याद आ चुका है? नंदिनी की बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। अब अनिका मुस्कुरा कर अपनी जगह से उठती हैं और आकाश के चेहरे के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाती हैं। फिर उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करने लग जाती है। अनिका की काउंटिंग चल रही थी, तभी उन्हें आकाश के पास ही खड़ी श्रेया की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। तभी वो सभी का ध्यान टूटता है, श्रेया की तरफ जाता है। उसका एक हाथ आकाश की कुर्सी के पीछे की तरफ रखा हुआ था और दूसरा अपने पेट पर। नंदिनी तेज कदमों से श्रेया के पास पहुंच जाती है और उसे हाथों से सहारा देते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना श्रेया? नंदिनी का हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनी बैलेंस बनाते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। नंदिनी जवाब देती है, लेकिन अभी तो वक्त बाकी है। श्रेया मुस्कुराने की कोशिश करती है पर मुस्कुरा नहीं पाती और कहती है, हाँ बाकी था, लेकिन मुझे लगता है कि अब बाकी नहीं है। ये सुनते ही सिद्धार्थ कहता है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ऐसा कहकर वह गाड़ी की ओर चलने लग जाता है। अनिका नंदिनी से कहती है, तुम श्रेया को लेकर चलो, हम मयूर और राजलक्ष्मी को घर पहुँचने के बाद अस्पताल के लिए निकल जाएंगे। नंदिनी किसी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है, हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम लोग आ जाना। इसके बाद नंदिनी भूमि और प्रीति की मदद से श्रेया को गाड़ी तक पहुंचा देती है। घर ही में तभी घर की एक नैनी केयर टेकर बैग लेकर दौड़ती है, उनके साथ जाकर बैठ जाती है। करण अच्छी तरह जानते थे कि अनिका इस तरह से श्रेया को ऐसी हालत में देखकर रुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा है जो उसके दिमाग में चल रहा है। वह अच्छी तरह जानती थी कि अनिका थकने वालों लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके मुंह से कभी किसी ने ये शब्द नहीं सुने थे। वह थक चुकी है क्योंकि अनिका को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि अब उसे आराम की जरूरत है। श्रेया के जाने के बाद करण अनिका से कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? अनिका कहती है, कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर रोहित और करण के साथ बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। तभी उसे पीछे से भूमिका की आवाज़ सुनाई देती है। वह अनिका से कहती है, हम लोग भी अस्पताल के लिए निकल रहे हैं। अब अनिका उन सभी को और पलटते हैं और कहती है, नहीं अभी तुम यहीं रुकोगी, कुछ देर बाद साथ में चलते हैं। मैं बस अभी आई और अभी गई और अभी आई। इसके बाद वह आगे बढ़ जाती है। इधर प्रीति और भूमि हैरानी से एक दूसरे की तरफ दूसरे का चेहरा ताकने लग जाती हैं कि अनिका किस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन वे दोनों भी अच्छी तरह जानती थी कि अनिका कुछ भी बिना वजह नहीं करती।
उसके इस व्यवहार का मतलब कुछ तो जरूर कोई ना कोई बात या कोई ना कोई किसी बात की समस्या का हल जरूर होगा। करण गुलेरिया के बेडरूम में पहुंचने के बाद अनिका अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। इस वक्त कमरे में सिर्फ अनिका, रोहित और करण मौजूद थे। उसके बाद अनिका करण से पूछती है, सच सच बताइए पापा। अनिका की ये लाइन सुनते ही करण कुछ हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना चाहती हो। अब अनिका कहती है, क्या आपकी जिंदगी में मेरी माँ के अलावा और कोई लड़की थी। अनिका की ये बात सुनकर करण का चेहरा लाल हो जाता है, उसके रक्त का दौरा बढ़ जाता है और पूरी दुनिया जानती थी कि करण ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और उसी का चेहरा उसके सामने से कभी नहीं हटता था। इसके बाद भी आज इस तरह का सवाल सुनकर, और वो भी अपनी बेटी के द्वारा उसके चरित्र पर उंगली उठा रही है, वह ये सुनकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए और बड़ी ही गंभीरता से कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम। अनिका, मैंने कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं, किसी के होने तक का सवाल तो कहाँ उठता है। अब अनिका कहती है, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी तरह सोच कर याद करके जवाब दीजिए। क्या कभी ऐसा कुछ वजह से या किसी कारण कोई भी परेशानी में आपने कोई गलत काम उठाया हो, आप किसी के साथ एक रात या कुछ घंटे तक रुके हो। आपकी जिंदगी का कोई तो ऐसा दिन, कोई तो ऐसी रात होगी जो आपकी याददाश्त के बाहर हो और आप उसे भूल चुके हो, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसा जरूर पता चल गया है। अनिका की बात सुनकर करण अब पहले से भी ज्यादा घबराने लग जाता है। अभी अनिका से पूछता है कि अनिका, तुम इस तरह के इल्जाम लगाने का कोई कारण भी तो होगा, वे तो बताओ। अनिका अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और चेहरा छत की तरफ उठा लेती है और फिर अपने हाथों को नीचे करते हुए करण से कहती है, उस दमयंती देवी का कहना है कि लक्ष्मी मेरी बहन है। अब आप बताइए ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर रोहित को भी एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसके कान में कुछ ऐसी बात आई है जो उसको सुनकर भी अनसुनी लग रही है। अब वह समझ जाता है कि क्यों अनिका सारे रास्ते इतनी परेशान रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका के कानों में दमयंती की कही हुई वे बातें ही गूंज रही होंगी। लक्ष्मी उसकी बहन है, तुम अपने भाई के लिए अपनी बहन को मत मारो। असली परेशानी की वजह ये नहीं है, उसके पिता के संबंध किसी अन्य औरत के साथ रहे होंगे। अनिका के लिए परेशानी की वजह यही थी, करण उसके हाथों में अपनी बहन की हत्या हो गई है। करण को ऐसा लगता है कि मानो उसके कान में किसी ने उबलता हुआ तेल डाल दिया हो। अनिका की बात सुनकर करण कहते हैं, तुम किसी की भी बात पर बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे विश्वास कर सकती हो। ऐसे हो ही नहीं सकता, कहीं से भी नहीं हो सकता, इसकी कोई भी संभावना ही नहीं है। अब अनिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर करण कहते हैं, बेटा जागते हुए तो छोड़ते हुए मैं कभी किसी के सामने यहाँ तक कि किसी लड़की को मैंने पलट कर देखा नहीं, तुम्हारी माँ के सिवा। दिन और रात और सोने के साथ बस तुम्हारी माँ से स्टार्ट होता था, तुम्हारी माँ पर ही खत्म होता था, जिसकी जानकारी मुझे ना हो ये सब नहीं हो सकता। फिर अपनी बात को और भी दृढ़ता के साथ रखते हुए दोबारा कहता है, तुम कह रही हो वे कभी नहीं हो सकता। रोहित अनिका से कहता है, तुम प्रीति से उन लड़कियों के किसी टेस्ट और रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रही थी ना, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो उन्हें पता ही ना हो और तुम्हारे काम का हो सकता है, किसी वजह से उन्हें हमें जानबूझकर वह बात ना बताई हो। अब अनिका एक पल के लिए सोचती है और फिर कहती है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। रोहित की बात सुनकर अनिका कुछ नरमाई से आराम से बैठ जाती है और वह करण से कहती है, आई एम सो सॉरी पापा, आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये मुद्दा ही कुछ ऐसा था, मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना था और जानना था। आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। इसलिए अनिका रोहित की तरफ मुड़ती है, उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ कदमों से कमरे से बाहर चली जाती है और सीधा नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। रोहित और करण भी उसके पीछे पीछे आते हैं। तभी रोहित और करण को हाथ छोड़कर अनिका उनसे आगे ही निकल जाती है। अब वह प्रीति और भूमि को अपने साथ जाने के लिए कहती है। करण डाइनिंग हॉल में रुक जाते हैं, जबकि प्रीति और भूमि के अलावा रोहित और कोटिले भी पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। अब अनिका उन दोनों से पूछती है, सच सच बताना, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो।
उस निपुण मीना और लक्ष्मी के ब्लड ग्रुप के बारे में तुम्हें क्या पता चला है? उन दोनों का टेस्ट करवाने की तुम्हें जरूरत पड़ी थी ना। अब अनिका की बात सुनकर प्रीति और भूमि एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लग जाती है। अब वह ये सोचने लगती है कि अब अनिका को क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। अब भूमिका अनिका से कहती है, जो भी कुछ बताने लायक था वो तो हमने बता ही दिया था। ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपाया जा सके या तुमसे छुपाना जरूरी हो। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अब कुछ याद करते हुए प्रीति कहती है, अनिका दी, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी जानकारी आपको देना जरूरी हो। हमने ना बताए और लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बताना सकती हूँ कि उस ब्लड रिपोर्ट में, मेरा मतलब है कि उस डीएनए टेस्ट में राजलक्ष्मी दी को कुछ शय या फिर कुछ जरूरी बातें अब तक पता नहीं चली है। वो क्या है वो भी उस बारे में रिसर्च कर रही है। वह मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जान सकती हूँ कि उन्हें कुछ और सैंपल भी मांगे थे और मैंने भेज दिए थे। अनिका के अंदर क्या चल रहा था इसका पता प्राय ऊपर से नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए लेकिन आज उसे देखकर पता चल रहा था कि वह काफी बेचैन थी। अब भूमिका अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए अनिका के पास जाती है और कहती है, एक बात ऐसी भी है मैंने तुम्हें नहीं बताई। वह यह है कि निपुण मीना रोहित को चाहती थी। उसे किसी ने ये कहते हुए सुना था कि अगर अनिका के बीच में नहीं होती तो रोहित उसका होता। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं तुम दोनों का रिश्ता तो नहीं टूट जाए, लेकिन उसका रिश्ता तो लक्ष्मी के साथ नहीं था, फिर बाकी किसी के साथ की तो बात ही दूर हो सकती है। तुम्हें इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम कहीं परेशान या डिप्रेशन में तो नहीं चली जाए, कहीं तुम ये बात सुनकर कोई गलत कदम तो ना उठा लो। ये सब सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये सुनकर अनिका लंबी गहरी सांस लेती है और अपना एक हाथ कमर और दूसरा अपने माथे पर रख लेती है। इसके बाद कमरे में पड़ी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। फिर भूमिका की तरफ देखकर कहती है, लेकिन फिर भी मैं एक धर्म संकट की स्थिति में आ गई हूँ। अच्छा होता कि तुम मुझे ये पहले ही बता देती। अगर तुम्हें इस बात का कोई भी शक था तो अच्छा होता ना कि तुम मुझे एक बार डिस्कशन कर लेती। अपनी बात कहकर अनिका खामोश हो जाती है। बाकी सभी चुपचाप अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर अनिका को देखने लग जाते हैं। सभी समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर क्या हुआ है, अनिका इतनी परेशान क्यों थी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तब भी उसके पास उस परेशानी की क्या वजह हो सकती है। इस स्थिति में सिर्फ रोहित ही वाकिफ था अनिका के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सवाल रोहित के पास भी नहीं था। जो हम में से किसी से नहीं सुना वह अनिका ने कैसे सुन लिया। अनिका राजलक्ष्मी का ही इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद अनिका को अपने मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में ले लेती है और फिर अपनी जगह से खड़े होते हैं तो सभी की तरफ देखकर कहती है, आप सभी को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उसके बाद जो साथ आना चाहे हॉस्पिटल आ सकता है। हम फिजूल की उलझन में नहीं उलझ सकते, आने वाली खुशी को अनदेखा नहीं कर सकते। जो होना है वो तो हो गया, सो हो गया, पहले नहीं तो अब भी नहीं। हमें आकाश चाहिए था, हमें मिल गया है, अब ये बात खत्म हो गई है, अंत भला सब हो भला। इतना कहने के बाद अनिका एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी को अपने साथ आने का इशारा करती है, जिसे सभी के मन को तसल्ली हो जाती है और सभी आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब डाइनिंग हॉल में सिर्फ रोहित और अनिका ही बचे हुए थे। अनिका ने सभी को कह दिया था कि अंत भला सो हो भला। सभी रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन अनिका ने खुद भी इस बात को वहीं पर नहीं छोड़ा था। जैसे ही सभी लोग वहां से चले जाते हैं तभी मयूर और राजलक्ष्मी पहुंच जाते हैं। अनिका राजलक्ष्मी को देखते ही उसकी ओर आगे बढ़ जाती है। राजलक्ष्मी नजदीक पहुंचती है और वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक ओर ले जाती है। फिर उससे पूछती है, क्या आया है उस रिपोर्ट में। अब राजलक्ष्मी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, मैडम मुझसे मेरी हालचाल तक नहीं पूछा, सीधा रिपोर्ट के बारे में जानने की तसल्ली है। अब अनिका कहती है, आई एम सो सॉरी, सब मैं बाद में पूछ लूंगी, फिलहाल प्लीज मुझे बताओ कि रिपोर्ट्स में क्या आया है। राजलक्ष्मी जवाब देती है, अच्छा हुआ कि पूरा हो गया है। ऐसा कहकर वह अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल्स को अनिका के हाथ में थमा देती है। फिर कहती है, उन दोनों का डीएनए आपसे नहीं मिलता, लेकिन उनमें से एक का डीएनए हमारे परिवार से मिलता है। अब अनिका कहती है, इसका मतलब और इसका सच क्या है, वह मेरी बहन है। अब राजलक्ष्मी जवाब देती है, हाँ वह इस घर की बेटी है, हो सकती है, लेकिन वह आपकी सगी बहन नहीं है।
जब राजलक्ष्मी की बात सुनकर अनिका थोड़े से अजीब से ख्यालों और तसल्ली के साथ मुंह खोलकर राजलक्ष्मी की तरफ ही देखने लग जाती है। उसके बाद अगला कोई सवाल पूछने की जगह वह खुद रिपोर्ट पढ़ने लग जाती है। रिपोर्ट को पढ़ने के लिए बाद वह कहती है, मतलब करण गुलेरिया उसके पिता नहीं है। अब राजलक्ष्मी कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसका डीएनए का पैटर्न देखकर पहले मुझे शक हुआ था, फिर पहले उसे मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स के साथ मैच करने की कोशिश की, फिर याद आया कि आप कहाँ सामान्य थोड़ी ना हो, इतने जीनियस रिपोर्ट्स मेरे किसी काम की नहीं हो सकती। मैंने उसे करण अंकल के साथ मैच किया की कोशिश की। अब बिल्कुल भी स्पष्ट हो चुका है कि उसका करण अंकल के साथ कोई संबंध नहीं है, या ये कहा जा सकता है करण अंकल की बेटी होने का कोई भी चांस नहीं है। फिर एक पल रुककर कुछ सोचकर राजलक्ष्मी आगे कहती है, हमारा परिवार इतना बड़ा है कि वह किसी की भी बेटी हो सकती है। इसके तुरंत बाद राजलक्ष्मी फिर से कुछ सोचकर पहले चुप हो जाती है, फिर झट से अपनी आंखों में डर लेकर पूछती हैं, क्या आप मुझे उसका डीएनए बाकी सब के साथ भी मैच करना होगा? राजलक्ष्मी की आंखों में डर देखकर उसका महत्वपूर्ण सवाल सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये जानने के बाद राजलक्ष्मी करण की बेटी नहीं है, अनिका को अचानक से एक बड़ी तसल्ली महसूस हो जाती है। उसकी सारी परेशानी कुछ पलों में छूमंतर होकर दूर हो जाती है। वह मुस्कुराते हुए राजलक्ष्मी को जवाब देती है, नहीं, अब ये सब कुछ नहीं करना हो पड़ेगा। ये सब करना भी होगा तो इस जांच को मैं खुद कर लूँगी। इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। तुम पहले ही बिना मांगे ये सब बड़ी पहेली को सुलझा गई लेने में सक्सेसफुल हो पाई हो। अब अनिका राजलक्ष्मी को गले लगा लेती है। राजलक्ष्मी के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इधर मयूर और रोहित एक और खड़े होकर आपस में बातें डिस्कशन कर रहे थे। तभी मयूर कहता है, ये अचानक से अनिका को क्या हो गया है? ये दोनों वो हमसे दूर जाकर आपस में क्या बातें कर रही हैं? क्या कोई परेशानी की बात है? मयूर की बात सुनकर रोहित पहले मुस्कुराता है और फिर गंभीर होकर जवाब देता है, वह अनिका है। अनिका ने जाने कभी किसी जिंदगी के सवाल खत्म होंगे और नहीं उसके आराम करने का कोई टाइम होगा। सभी लोग हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं। अब तक सुबह हो चुकी थी। आकाश के मामले में अनिका को कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वह जानती थी कि बिल्कुल ठीक है, बस उसे आराम और देखभाल की सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी हाई सिक्योरिटी के साथ अस्पताल में एडमिट किया जाना चाहिए। आज गुलेरिया परिवार के लिए ये बड़ा दिन था। जहां उन्हें अपना असली बेटा मिल चुका था, वहीं उसकी पत्नी गुलेरिया परिवार को बहू श्रेया भी एक बेटे को जन्म दे देती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में जल्द मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।